नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीआर टीजी 2 के अलावा एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ, इसरो आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये प्रश्न। दोस्तों, आपके आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर उस एग्ज़ाम में चले ना आना। यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किस के कारण होती हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मशीन की गलती के कारण दुर्घटना हो जाती है। और हम कारण जानते हैं किसके कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि दोस्तों असावधानी और अरुचि और जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, असुरक्षित हस्त औजार, अनुशासन की कमी, असुरक्षित पहनावा, इसके कारण भी आपकी दुर्घटनाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्घटना से बचने के लिए आवश्यक है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मशीन के सुरक्षा नियमों का पालन करना, ये इसका राइट आंसर है। ये दुर्घटना से बचने का मान लो आवश्यक उपाय है। जैसे कि दोस्तों हम इसमें देख सकते हैं और उपाय देख लेते हैं, जैसे कि मशीन से सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं और प्रत्येक मशीन के पास मशीन की दुर्घटनाओं से संबंधित सावधानियों को चार्ट लगाएं। और दोस्तों आपको जो है आग आग बुझाने की रेत भरी बाल्टियां आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों में से एक है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों सुरक्षा सावधानियां निम्नलिखित हैं, जैसा कि कार्यशाला में उपयुक्त पोशाक पहनकर ही जाएं, सुरक्षा संकेतों का पालन करें, प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक एवं लगनपूर्वक करें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोधक पदार्थ कपास के टुकड़े के रासायनिक उपचार से बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि रासायनिक रीति से बनाया हुआ कृत्रिम चमड़ा लेटराइट, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों हम इसका चिन्ह पहले से इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ मिले तो वहाँ पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम इसका फास्ट रिवीजन कर सकें। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक प्राथमिक पक्ष एचटी फ्यूज उड़ जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ भी परिपथ हो जाए तो डेड डैश पर कार्य करने हेतु सक्षम होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भार के 58% इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि प्राथमिक पक्ष एचटी फ्यूज गल जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ भी परिपथ हो जाता है। यह 57.7% या 58% पूर्ण भार पर कार्य करेगा। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, शक्ति बराबर डेल्टा कनेक्शन में शक्ति अपान √3 होता है। अगला प्रश्न। डेड डैश का ग्राइंडिंग करके टेपों को पुनः तेज किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी फ्लूट्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, टाइप्स काटने के लिए उपयोग होने वाले ऐसे उपकरण जिनका इस्तेमाल डेड डैश काटने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक धागा यानी थ्रेड्स, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, एक तार की मोटाई को डेड डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वायर गेज, जिसे तार गेज कहते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यदि एक परिमित लंबाई के चालक का व्यास घटकर आधा हो जाता है तो उसका प्रतिरोध डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना होता है। जैसा कि दोस्तों ये इसका फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर इसका मान जैसे कि हम रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसे समझ लेना। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य डैश डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने से बढ़ता घटता है, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों ऋणात्मक ताप गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोध का मान तापमान के बढ़ने से घटता है जैसे कि कार्बन, परंतु यदि किसी प्रतिरोध का ताप गुणांक पॉजिटिव है तो तापमान बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम आदि। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, इलेक्ट्रिक हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्न में से किससे बना होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। इसके आंतरिक इसका उपयोग विद्युत प्रतिरोधक भट्टी तथा चूल्हों में भी किया जाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निकिल और क्रोमियम और मैग्नीज मिलाकर ये धातु बनाई जाती है जो कि बना होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, घर्षण टेप इनमें से किससे बना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आसंजक युक्त संसेचित सूती कपड़ा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, यह एक प्रकार का चिपकने वाला टेप है। यह बिजली के तारों व केबलों के जोड़ को इंसुलेट करता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, पॉलीविनाइल क्लोराइड डैश डैश ताप के संपर्क में आने पर डैश डैश हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निम्न यानी तापमान क्लोराइड निम्न ताप के संपर्क में आने पर भंगुर हो जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान में वृद्धि होने का सही प्रभाव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध में वृद्धि, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों आपका दिया गया है, निम्नलिखित परिपथ में शाखा AB में प्रवाहित धारा क्या है? चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ए और बी पोटेंशियल सेम है, अतः इनमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए और बी सेम है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी 0 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 सेकंड के लिए 2 मिली एम्पियर की अपरिवर्ती धारा 20 माइक्रोफैरड संधारित्र को आवेशित करती है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? चलिए हम आपको जैसा कि दोस्तों इससे हल करके समझा देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, T बराबर 2 दिया गया है, I बराबर 2 मिली एम्पियर दिया गया है और Q बराबर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 4 × 10⁻³ दिया गया है। यहाँ पर C बराबर दिया गया है। फिर दोस्तों इसको आप हल करेंगे तो जो कि आपका C बराबर Q/V, यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो आपका 200 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संधारित्र की वोल्टता में 0 से 200 वोल्ट तक की रैखिक वृद्धि होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये पूरा मान दिया गया, सिर्फ आपको मान रखकर हल करना है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। चलिए आप हल कर लेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यह अर्थ लीकेज धारा को एक निर्धारित मान से अधिक होने की अवस्था में उपयंत्र को प्रणाली से अलग करने का कार्य करती है। इसमें संवेदन रिले भू परिपथ में लगाया जाता है, जो कि प्रचालन समय ट्रिप कुंडली को आवश्यक पुनः सूचना प्रदान करता है। यह एयर सर्किट ब्रेकर का उपयोग रेलवे में किया जाता है। फ्यूज जो है डिटेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस दोनों होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उस अधिकतम शक्ति को क्या कहा जाता है जो किसी फॉल्ट के अंतर्गत एक सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप से बाधित कर सकती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रैप्चरिंग कैपेसिटी, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड यानी NEC के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले सेटिंग कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 125% फुल लोड करंट, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हम बात करते हैं इसमें, किसी कार की संचालक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो
तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। सिंपल सा है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों I बराबर V/R होता है। V का मान रखेंगे, या जैसे कि V का मान 12 है और 4 नीचे 0.4 रखेंगे, यहाँ से दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, यहाँ 4 3 12, आपका 30 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक 200 वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में 2 किलो ओम के दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है। जैसा कि दोस्तों वही फार्मूला लगाना, पहले दोस्तों आपको पूरा प्रतिरोध निकाल लेना है, फिर दोस्तों वही फार्मूला लगा देना। जैसा कि दोस्तों मैं अभी आपको बताया हूँ, I बराबर V/R, यहाँ पर V का मान दिया गया है जो कि 200 और R का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। यहाँ पर मान रख के हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 50 मिली एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि वो एक ड्राई सेल में बेलनाकार यानी जिंक पार्ट जैसे का बर्तन होता है तो जो एक डेड डैश के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कैथोड, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देखते हैं, शुष्क सेल को कार्बन जिंक सेल भी कहा जाता है। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ होती है जो कि एनोड का कार्य करती है। इस छड़ के चारों ओर एक मोटे कपड़े की थैली में मैग्नीज डाई ऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड के चूड़ों को 10:10:2:1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताना है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, बी बराबर फ्लक्स अपान क्षेत्रफल होता है, यहीं से इसका मात्रक भी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं आप, विद्युत क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं E बराबर V/D होता है, यही इसका मात्रक होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर E बराबर यानी विद्युत क्षेत्र शक्ति की तीव्रता जो है इसका होता है Q/4πε/d² होता है। इसका मात्रक तो होता है जो न्यूटन प्रति कूलम होता है। चलिए, जैसा कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र शक्ति एक सदिश राशि होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी स्थायी चुंबक बनाने में इसका प्रयोग होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कठोर चुंबकीय पदार्थों के गुण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका चुंबकन तथा विचुंबकन कठिनता से होता है। इनका हिस्टैरिसीस लूप जो है होता है अर्थात अधिक क्षेत्रफल वाला होता है। इनकी धारण क्षमता जो है अपेक्षाकृत उच्च होती है तथा निग्रह बल भी अपेक्षाकृत उच्च होती है। अगला पॉइंट है, इनका हिस्टैरिसीस लूप की आकृति आयताकार होती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको आदि उत्तम पदार्थ हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ओम के एक प्रतिरोध 200 माइक्रोफैरड के संधारित्र यानी कैपेसिटर और एक परिवर्ती प्रेरक से मिलाकर बना एक सीरीज यानी RLC परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो अनुनाद पर प्रेरक का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया फार्मूला यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि 2πfl बराबर 1/2πfc। यहाँ पर XL बराबर 2πfl होता है और यहाँ पर होता है XC बराबर 1/2πfc। यहाँ पर L का मान हमें निकालना है। जैसा कि दोस्तों L बराबर होता है 1/4π² f², जो कि यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर पूरा मान दिया गया। F बराबर C बराबर यहाँ पर दिया गया, जैसा कि दोस्तों C बराबर यहाँ पर माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, जो कि यहाँ पर पूरा मान यहाँ पर रख देंगे। आप हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा L बराबर 50.71 मिली हेनरी, ये इसका राइट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, एक प्रतिरोध और एक संधारित्र यानी एक कैपेसिटर AC आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समांतर में जुड़े हुए उस समय प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के डेड डैश होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पश्चिगामी, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आपूर्ति धारा बराबर यहाँ पर देख सकते हैं रूट में I²R और प्लस I²C होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोधी
परिपथ में प्रवाहित धारा वोल्टेज के फेज में तथा संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज में 90 डिग्री अग्रगामी होगी। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रेरकत्व, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों उच्च प्रेरकत्व में ऊर्जा संग्रहित रहती है। जब लोड को बंद किया जाता है तो संग्रहित ऊर्जा के कारण उसमें सप्लाई धारा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात धारा अचानक शून्य नहीं होती है, जिसके कारण स्पार्किंग होती है। अगला प्रश्न है, सर्किट एसी सर्किट का शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज और करंट के बीच के कोण कोसाइन, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों प्रतिरोध तथा प्रतिघात का अनुपात भी शक्ति गुणांक कहलाता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर cos फाई बराबर R/Z, जो कि वही दिया गया है। सक्रिय शक्ति देख सकते हैं तथा आभासी शक्ति का अनुपात है शक्ति गुणक कहलाता है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि 3 मूल विद्युतीय परिमाण क्या होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, जो कि देख सकते हैं ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध प्रेरण एसी परिपथ के लिए निम्न कथन में से कौन सा सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी परिपथ का सक्रिय विद्युत शून्य है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर इसका फार्मूला भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, गैर धारा यानी अप्रचलित वाहक सेटअप और कंडक्टर संवाहक के लिए अर्थिंग को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपकरण अर्थिंग, इसे कहा जाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यदि विद्युत उपकरण पर सटीकता से अर्थिंग की जाती है तो ऐसे में यदि धारा का क्षरण हो तो मनुष्य को भी विद्युत झटका नहीं लगता है। अगला पॉइंट है, जैसे ही करंट लीकेज होती है तो भूमि के संपर्क में आ जाती है, जिससे कि धारा का मान बढ़ जाता है और ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर परिपथ को बंद कर देती है या फ्यूज पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है। अगला पॉइंट है उपकरणों व अधिष्ठापन में विद्युत धारा वहन करने वाले भाग को भू विभव पर बने रहते हैं। अर्थिंग को ट्रांसफार्मर, मोटर, अल्टरनेटर व सभी मशीनों में जोड़ने से दुर्घटनाओं की समस्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी के प्रतिरोध को बड़े आकार के तांबा प्लेट के उपयोग से और डेड डैश कम किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्लेट क्षेत्र को बढ़ा के, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, तांबा प्लेट का उपयोग प्लेट अर्थिंग में किया जाता है। प्लेट अर्थिंग में 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 3.18 mm तांबे का प्लेट उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों लाइन दोष का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निम्नलिखित में से किसे अस्थायी रूप से रख दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अर्थ लाइन लिंक, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो PDF दे दी जाएगी वहाँ पर इसका चिन्ह लगा हुआ मिले। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, वैद्युत परिपथ में डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वैद्युत परिपथों में डायोड का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है। डायोड AC से DC धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। यह AC धारा के आधे चक्र में चालक की तरह कार्य करता है और तथा आधे चक्र में कुचालक की तरह कार्य करता है। अर्धचालक की संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न जैसा कि जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कम हो जाता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों अर्धचालक की प्रतिरोधकता धातुओं व कुचालकों के मध्य होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तापमान पर अधिक निर्भर होती है, अर्थात चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, कुचालक का भी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, जबकि चालक पदार्थों को तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन सा डायोड विपरीत अभिनत में भी धारा प्रवाह को अनुमति देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि जेनर डायोड, ये इसका सही उत्तर है।
जैसा कि दोस्तों यह एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह रिवर्स बायस में किसी निर्दिष्ट वोल्टेज पर ब्रेकडाउन क्षेत्र में प्रचालित किया जाता है। यह पीएन जंक्शन उत्क्रम यानी रिवर्स अभिलक्षण द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जीनर ब्रेकडाउन क्षेत्र का प्रयोग करके बनाया जाता है। इस जीनर डायोड का प्रयोग डीसी वोल्टेज को नियत रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दृष्टिकरण क्षमता डैश डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 40.6% होती है। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता 40.6 होती है। इस रेक्टिफायर में केवल एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि किसी सेतु दृष्टिकारी में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 4 डायोड का इसमें प्रयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम द्वारा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक नियंत्रित रेक्टिफायर सर्किट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है डायोड। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों डायोड का उपयोग एक नियंत्रित रेक्टिफायर के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का नियंत्रित टर्मिनल नहीं होता है, जबकि एससीआर मोसफेट आईजीबीटी में गेट टर्मिनल का उपयोग मतलब गेट टर्मिनल का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि फ्री रनिंग इसलिए जैसा कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की फ्री रनिंग ऑसिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। फ्री रनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों अस्थायी अवस्थाएं होती हैं, अर्थात कोई भी स्थायी अवस्था नहीं होती है। जैसा कि स्मिथ ट्रिगर को बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। इसकी ऑन तथा ऑफ अवस्था समान समय के लिए होती है। अगला प्रश्न, जैसा कि ट्रांजिस्टर में सीसी विन्यास में वोल्टेज प्राप्ति लगभग कितनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक बड़ा होता है। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं इसका इनपुट प्रतिरोध 1 मेगा ओम तथा आउटपुट प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। इसमें धारा लाभ अधिक लगभग 100 होता है। इसका प्रयोग प्रतिबाधा मैचिंग व बफर स्टेज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक क्षेत्र यानी कलेक्टर रीजन, उत्सर्जक क्षेत्र यानी एमीटर रीजन डैश डैश बनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि से बड़ा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से किस प्रवर्धक का उपयोग 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट्ज रेंज के रेडियो रिसीवरों में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रवर्धक। ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शक्ति प्रवर्धक यानी एक शक्ति एम्पलीफायर का अनिवार्य रूप है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक धारा प्रवर्धक यानी धारा करंट एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह प्रवर्धक जिसमें ट्रांजिस्टर अभिन्नत व वोल्टता समायोजित किए जाते हैं ताकि संग्राहक धारा अर्ध समय के लिए प्रवाहित हो है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वर्ग बी प्रवर्धक यानी क्लास बी एम्पलीफायर इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत से प्रभावित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मोसफेट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम मोसफेट के बारे में देखते हैं, मोसफेट में गेट और चैनल के मध्य सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत पतली परत प्रयुक्त की जाती है, जो कि गेट एवं चैनल के मध्य इंसुलेशन का कार्य करती है। अतः इसे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यूजेटी इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यूजेटी में एक पीएन संधि वाला ट्रांजिस्टर है, जिसमें एक छोटा पी क्षेत्र यानी हाईली डोप्ड होता है तथा एक बड़ा एन क्षेत्र होता है। एन क्षेत्र में 2 संयोजक तार जैसे कि बेस 1 तथा बेस 2 निकाले जाते हैं, जिनके बीच 5 से 10 किलो ओम प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर तथा टाइमर परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जहां बहुत कम वोल्टता और अधिक धारा की आवश्यकता हो वहां किस प्रकार का प्रतिलोमक उपयोग
किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि केवल टनल डायोड प्रतिरोधक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी चालन यानी डीसी ड्राइव की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक डायक किसके तुल्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 सतह यानी एससीआर के जोड़े के बराबर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर गेट से गुजरते किसी सिग्नल के किसी एक आगत में निम्नता और निर्गत उच्च हो तो यह गेट होगा। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नैंड गेट होगा, जो कि आप देख सकते हैं नैंड गेट का सिंबल यहाँ पर दिया गया है। जब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें, जब एक एंड गेट को नॉट गेट के साथ कास्केट किया जाता है तब परिणामी नैंड गेट कहलाता है। इस प्रकार का यह गेट एक गेट नॉट गेट एंड गेट ऑपरेशन है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों इसकी सत्यता सारणी भी जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें इनपुट जो देंगे 0 0 देंगे तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एंड वो नैंड गेट में दोस्तों यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर एंड गेट में है, ये नैंड गेट का दिया गया है। 0 1 देंगे तो एंड गेट में आपका 0 प्राप्त होगा, और 0 1 0 देंगे तो दोस्तों आपको एंड गेट में 0 और नैंड गेट में आपको 1 प्राप्त होगा, जो कि आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, OR यानी XOR लॉजिक गेट अन्य किन गेट की सहायता से तैयार किए जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एंड गेट, आर गेट एवं नॉट गेट से तैयार किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी, जो कि यहाँ पर दे दी जाती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है क्लिट वायरिंग, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इस तार स्थापन प्रणाली का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर भविष्य में तार स्थापन प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इस तार स्थापन प्रणाली का निम्न लाभ व हानि होते हैं। जैसे कि यह तार स्थापन की यह प्रणाली सबसे सरल व सस्ती होती है। इसमें केबलों को आसानी से लगाया व निकाला जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर केबलों को जांचा, बदला व बढ़ाया जा सकता है। और हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों यह प्रणाली अस्थायी व जल्दी खराब होने वाला होता है। यह तार स्थापन प्रणाली देखने में अच्छा नहीं लगता है, और इसमें केबल के खुले होने के कारण इन्हें यांत्रिक क्षति पहुंच सकती है। यह तार स्थापन प्रणाली धुआं, तेल व नमी युक्त वाले स्थानों पर जल्दी खराब हो जाती है। अगला प्रश्न BIS के अनुसार फर्श स्विच बोर्ड की ऊंचाई डैश होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। चलिए जैसा कि हम वो बात करते हैं, BIS का पूरा नाम जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यह भारत का यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा भारत सरकार के तत्वावधान में काम करता है। नोट, जैसा कि दोस्तों हम स्विच बोर्ड की चौड़ाई, उस पर लगाए जाने वाले स्विच सॉकेट की संख्या तथा पंखे नियोजकों की संख्या व व्यवस्था पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह 10 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर से लेकर आप देख सकते हैं 45 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर तक विभिन्न मापों के उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, BIS के अनुसार किसी भी स्थापन में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी मशीन की दक्षता अधिक होगी यदि। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हानियाँ निम्न हो, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों दक्षता बराबर आप देख सकते हैं आउटपुट अपान इनपुट, जैसे कि इनपुट माइनस लॉसेस अपान इनपुट होता है। चलिए अगला प्रश्न, आउटपुट बराबर देख सकते हैं। अगला प्रश्न DC मशीन में क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। चलिए
यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डीसी मशीन में आर्मेचर चालकों में धारा एवं वैद्युत चुंबकीय बल अल्टरनेटिंग होते हैं, जबकि टर्मिनल पर वे एक दिशी होते हैं। डीसी मशीन के आर्मेचर चालकों में उत्पन्न एसी को कम्यूटेटर तथा ब्रशों की सहायता से डीसी में परिवर्तन किया जाता है, जिससे कि टर्मिनल पर हमें एक डीसी धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक किस तरह कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। जैसे कि दोस्तों डीसी मशीन में कंप्यूटर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न स्टेटर की संरचना डैश डैश होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वलयाकार होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न डीसी मोटर में बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल की अवधारणा आधारित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि लेंज का नियम। ये इसका राइट आंसर है। हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों लेंज का नियम तो आप सभी लोगों ने जाना होगा। जैसे कि लेंज के नियम अनुसार किसी भी चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल हमेशा एक उस कारक का विरोध करती है जिससे कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसका समीकरण भी आप देख लीजिए, जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है, इसके सारे मान दिए गए, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न अंतःध्रुवी यानी इंटरपोल वाइंडिंग निम्नलिखित में से किसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं दिक् परिवर्तन विद्युत वाहक बल यानी कम्यूटेटिंग ईएमएफ आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। यह अंतःध्रुव या छोटे अतिरिक्त ध्रुव होते हैं तथा इन्हें मशीन के ढांचे में मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। इन्हें अपेक्षाकृत मोटे ताम्र विद्युत रोधित तारों द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रहे तब उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दुगना हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मान रखकर आप निकाल लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर डैश डैश होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2200 HP। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि डीसी मोटर की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फील्ड या आर्मेचर कनेक्शन को उलटकर। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डैश डैश होता है डैश डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च होता है। ये इसका सही उत्तर हो। जैसा कि दोस्तों हम इसमें बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों इसलिए इस मोटर का उपयोग उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण वाले स्थानों पर जैसे कि ट्रैक्शन कार्य, क्रेन, हाईएस्ट लिफ्ट आदि में किया जाता है। इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे विद्युत रोधित तार के द्वारा कम टर्न देकर बनाया जाता है। इसे आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है। या इस मोटर को कभी भी बिना लोड के स्थिति में नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा मोटर भी स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, तो जो कि खतरनाक होगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। डिस्ट धारा मोटर में गति नियंत्रण के वार्ड लियोनार्ड प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि यह सुगम, संवेदनशील और व्यापक गति नियंत्रण प्रदान करता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली के लिए अनुशंसित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्थिर गति प्रचालन। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली स्थिर गति प्रचालन के लिए अनुशासित नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं और जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों गति नियमन अति श्रेष्ठ होता है। गति का त्वरण एवं मंदन एक समान होता है। यह रिवर्सिबल स्विच द्वारा विपरीत गति अति शीघ्र प्राप्त होती है। इसको स्थिर गति के लिए नहीं चलाया जाता है, क्योंकि यह स्थिर गति प्रचालन के लिए अधिक व्ययशील है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, तरंग कुंडली यानी वेव वाइंडिंग आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल जनित्र यानी जनरेटर 51 खांचे और प्रत्येक खांचे में 20 कंडक्टर है। 1500 घूर्णन प्रति मिनट आरपीएम पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टता उत्पन्न होगी यदि अभिवाह जो है 7 मिलीवेबर प्रति पोल है? चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, बराबर 2 और P बराबर 4 दिए गए हैं। कुल चालक जैसे कि दिए गए हैं, कुल स्लॉटों की संख्या गुणे
प्रत्येक स्लॉट यहाँ पर जेड बराबर निकाल लेंगे। जेड का जो मान आ जाएगा, फिर दोस्तों फाई का मान दिया गया, यहाँ पर फाई का मान पूरा निकाल देंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर मिली को आपको बदलना है, सिर्फ एन का मान दिया गया है, यहाँ पर ई बराबर आपको ये फार्मूला रख देना है। तो जब से कि आप इसे हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो आपका जो उत्तर आ जाएगा 357 वोल्ट सही उत्तर होगा। जो कि दोस्तों यहाँ पर इसमें विकल्प में नहीं दिया गया है, यहाँ पर इसका आपका जो राइट आंसर आएगा 357 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश डैश के बराबर होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आर्मेचर धारा गुणे पश्च विद्युत वाहक बल, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों एक वितरण ट्रांसफार्मर डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं जो 11 किलोवोल्ट और 440 वोल्ट और 230 में परिवर्तित करता है, वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता 50% होती है, मतलब 50% होती है। वितरण ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है तथा द्वितीय कुंडलन पर वोल्टेज का प्राथमिक कुंडलन से कम होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए देख सकते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी स्टेप पर ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है, यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट सप्लाई कितनी है। सही उत्तर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जो कि 50 हर्ट्ज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने का कार्य करती है, अर्थात ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई आवृत्ति और आउटपुट आवृत्ति दोनों बराबर होती है, अतः आउटपुट आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न, वोल्टमीटर युक्त प्रयुक्त परिणामित्र को विभव परिणामित्र कहते हैं। विभव परिणामित्र का उनके द्वितीयक का निर्धारण रेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि 110 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग का वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टेज मापने के हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्रतिशत हानि होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 0 होती है, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडली के बीच में डैश प्रतिरोध होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनंत, ये इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि दोस्तों शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है लगभग 98% तक होती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में लव हानि 400 वाट है। जब ट्रांसफार्मर अपनी उच्चतम दक्षता पर कार्य कर रहा है तो तब उसकी ताम्र हानियाँ क्या होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि 400 वाट, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ताम्र हानि लव हानि के बराबर होती है। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप शुरुआत से पूरी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि दूसरे वीडियो में रिपीट हो रहा हो। और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही वीडियो में समाप्त हो चुके हैं। ये अब जो बड़े वाले टॉपिक हैं उनसे अधिक से अधिक प्रश्न लिए जा रहे हैं। दोस्तों हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। आप रोज की वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें। चलिए जैसा कि हम इस प्रश्न की बात करते हैं, हाइड्रामीटर से निम्न में से क्या पता लगाया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सुव्यवस्थित दोष होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि यंत्र पर्यावरण एवं अवलोकन दोष, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ऐसा फ्लामीटर जो कि घनत्व से मुक्त बहाव का मापन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय फ्लामीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, विद्युतीय दाब पूरित प्रेषक का एक तत्व नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फ्लेपर नोजल यंत्र, इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस डैश डैश उपकरण
में विचलन अघूर्ण आवृत्ति पर निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रेरकी प्रकार के, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि ट्रांसड्यूसर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, वैद्युत मापन की दृष्टि से ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो किसी भी मापी जाने वाली भौतिक राशि को वैद्युतिक सिग्नल के रूप में रूपांतरित करती है। मापन पद्धति में ट्रांसड्यूसर को पिकअप कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एक प्रेरकी वाट मीटर मापता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य शक्ति को मापता है। चलिए, और देश आप देख सकते हैं प्रेरकी वाट मीटर केवल एसी परिपथ पर ही कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, विभव मापी एक डैश डैश यंत्र है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तुल्यात्मक, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनरस करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ये इसका राइट आंसर है। आप इसकी इंग्लिश भी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के रोटर में आंतरिक प्रतिरोध लगाकर प्रारंभिक टॉर्क बढ़ाया जाता है तथा अधिक धारा से बचा जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाने से धारा का मान कम हो जाता है और जो कि अच्छा होता है। यह सिर्फ स्लिप रिंग में होता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर जैसा कि दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये इसका राइट आंसर है। और हम इसमें देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों 3 फेज प्रेरण मोटर घूर्णी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करता है, अर्थात 3 फेज प्रेरण मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, एक 3 फेज 4 पोल और 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर किस गति पर चलता है। सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर रख देंगे तो आपका जो सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है 1500 आरपीएम, राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है तो इस इंजेक्ट किए गए वोल्टेज की आवृत्ति किसके समान होनी चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है स्लिप आवृत्ति, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्वचालित स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर एक मेंस में 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है। यदि स्टार्टिंग के लिए 60% ट्रैपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। चलिए, हम आपको जैसा कि बता देते हैं, जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला होता है ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा बराबर K² गुणे डायरेक्ट ऑनलाइन द्वारा ली गई धारा। यहाँ पर इसका पूरा मान रखेंगे जैसा कि, तो आपका उत्तर जो कि निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 एम्पियर, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों षटभुज का आंतरिक कोण कितना होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 120 डिग्री होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप फार्मूला भी देख सकते हैं और भी आप निकाल सकते हैं। 180 कोष्टक में n-2 जो कि अपान n, यहाँ पर n बराबर भुजाओं की संख्या। जैसा कि दोस्तों भुजाओं की संख्या 60 यानी 6 दी गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 180 गुणे n का मान 6 दिया गया, -2 यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तो हम आपको बता दें जैसे कि दोस्तों 180 n का मान आपका आ जाएगा 4, 6 से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बटे में 6 रखेंगे, 36 18 30 आ जाएगा, 4 3 12 आपका 120 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि सेल्फ स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए, हम आपको बता देते हैं जैसा कि दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए,
जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी जानकारी पढ़ लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है जो कि एक यूनिवर्सल मोटर में बालाघोड़ निम्न में से किसके समानुपाती होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एकल फेज शैथिल्य मोटर किस प्रकार की मोटर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तुल्यकालिक मोटर होती है। जैसा कि एकल फेज शैथिल्य मोटर तुल्यकालिक मोटर होती है, इसका उपयोग विशेष रूप से ध्वनि उपकरणों में किया जाता है। इसके रोटर पर कोई कुंडलन प्रयोग नहीं किया जाता। इसका रोटर क्रोम स्टील का बेलनाकार बना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर में फेज स्प्लिटर जुड़ा रहता है। इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों रोटर के श्रेणी क्रम में प्रारंभिक वाइंडिंग के दोस्तों ऑप्शन नंबर है प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। यहाँ पर हम और बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्वचालित न होने की कठिनाई को दूर करने के लिए एक फेजी कुंडलन को स्लिप्ट अप किया जाता है। दूसरे शब्दों में मोटर को दो कुंडलों में विभाजित किया जाता है। आप समझ सकते हैं, जैसा कि दोस्तों दो फेज में विभक्त किया जाता है। मुख्य कुंडलन अथवा गतिशील कुंडलन अथवा दूसरी सहायक कुंडलन या प्रारंभिक कुंडलन होती है। सहायक कुंडलन के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, जो कि प्रारंभिक कुंडलन के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप हमेशा होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगी। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब प्रेरण मोटर की गति तुल्यकालिक गति से ज़्यादा होती है तो प्रेरण मोटर प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति डेड है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि दोस्तों 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप फार्मूले पर मान रख के हल करेंगे, सिंपल सा है। जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें, ईएमएफ बराबर फार्मूला होता है पाई ZNP अपान 60A, जो कि फार्मूले पर आप मान रखेंगे तो आपका पूरा मान निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 25 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर की गति प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार भिन्न की जाती है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपूर्ति की आवृत्ति को बदल कर। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति। सही उत्तर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवृत्ति में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं, जो कि हमने आपको कई बार बता चुका है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के समान होती है। ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हमने कई बार आपको बताया, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है लैप में। अब वेव में हमेशा 2 होती है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज तथा निम्न धारा के लिए किया जाता है, वेव में जो होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वितरित वाइंडिंग कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डेड डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकल परत वाली सिंगल लेयर। ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का पार्श्व स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कुंडलन का पिच गुणांक क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पिच गुणांक बराबर कुंडलन पिच अपान ध्रुव पिच। इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए पिच फैक्टर बराबर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आपका अगला प्रश्न है, 4 पोल यानी 4 ध्रुव वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या डेड डैश
होती है। सिंपल सा है दोस्तों, लैप है तो इसमें समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या बराबर होती है, जो कि हमने आपको बताया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शंट क्षेत्र कुंडली यानी फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है, लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि फेरों की संख्या बड़ी संख्या, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ताप दीप्त दीपों में फिलामेंटों में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका सही उत्तर है टंगस्टन का गलनांक उच्च है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम अब बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों टंगस्टन का गलनांक तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कार्यकारी तापमान जो है 2300 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा यह 2100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत होने लगता है। अगला प्रश्न, स्टेरेडियन डेड डैश की इकाई है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठोस कोण की ये इकाई होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्ति स्तर करीब डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 60 से लेकर 100 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकल तंतु वाले विद्युत तापक की तापमान सीमा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 750 डिग्री सेल्सियस से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1000 वाट 230 वोल्ट विद्युत केतली को 15 एम्पियर प्लग सर्किट से संयोजित किया जाता है, और संयोजित केबिल में 15 एम्पियर की धारा वहन क्षमता का प्रयोजक किया जाता है। इस उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का मान क्या होगा? सिंपल सा है दोस्तों, जैसे कि फार्मूले पर मान रखना है आपको, जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों P बराबर यहाँ पर 1000 दिए, P बराबर 1000 रखेंगे, V बराबर 230 दिएगा। यहाँ पर हल कर लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर 5, जो कि 4.34 आएगा। यहाँ पर आप 5 मान लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत तापक में प्रयुक्त विस्मरोधी अचालक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीनी मिट्टी, ये इसका राइट आंसर है। जब किसी प्रतिरोध तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और प्रतिरोधी तार गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल कुछ ओम यानी 10 ओम से यह शून्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट और 48 इंच छत के पंखे को 120 वोल्ट पर परिचालित किया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह धीमा चलेगा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, थर्मल पावर प्लांट में थिएटर का उपयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, फीड वाटर से ऑक्सीजन निकालने के लिए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों थिएटर ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य घुली गैसों का भी फीड वाटर से निकालता है, और फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनोमाइजर का प्रयोग किया जाता है। फीड वाटर को संघनित करने के लिए संघनित का प्रयोग किया जाता है, यानी कंडेंसर का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 50 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाएं। सिंपल सा है, जैसा कि दोस्तों हम आपको पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों प्लांट की दक्षता बराबर होती है तापीय दक्षता गुणे विद्युतीय दक्षता। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि 28 सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत संयंत्र की परिचालन लागत पूरी तरह से किस पर निर्भर करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्पन्न इकाइयों की संख्या, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? 33 किलोवोल्ट से ऊपर है, जैसा कि ऑप्शन नंबर है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर प्रयोग करते हैं हम। और हम इसमें जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, 33 किलो वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। लाइन के अंतिम सिरे एंड पॉइंट पर हम नदी नाला क्रॉसिंग को पार करते समय स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त विपरीत दिशा में किया जाने वाला वायर को क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्टे वायर कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है।
जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिस कारण से पोल भली भांति सीधा खड़ा रहता है उसे स्टे वायर या स्टे वायर उपयोग लाइन से शुरुआत से लाइन से अंतिम में तथा लाइन के बीच में वहाँ किया जाता है जहाँ पर लाइनों की दिशा परिवर्तित हो। इसकी मदद से खंभे को विपरीत दिशा में खींचकर खंभे को स्थायी संतुलन प्रदान करता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टे वायर लगा हुआ है। चल दोस्तों, ये थे आपके प्रश्न जो कि 150 से ज़्यादा हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, जो कि आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें जो कि हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि अब उनके प्रश्न इन वीडियो में नहीं चल रहे हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा इलेक्ट्रीशियन का पूरा सिलेबस भी इसमें कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।